अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। तो ये चैप्टर की ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन हमने कर ली थी, चैप्टर 15 द निनी। तो आज इसकी हम ज़रा एक्सरसाइज देखते हैं, इसके प्री रीडिंग, पोस्ट रीडिंग और वाइल रीडिंग क्वेश्चन। उससे पहले हम इसके ज़रा वोकैब देख लेते हैं। तो ये एंटन शिकोव का वो लिखा हुआ है, उसका इंट्रो। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले ज़रा ये वोकेबलरी देख लेते हैं। रूबल्स, ठीक है, करेंसी ऑफ रशियन फेडरेशन। उसके बाद मर्सी किसको कहते हैं? रैम को कहते हैं थैंक, ग्रेटिट्यूड, एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट। पर्सपायरेशन किसको कहते हैं? स्वेट को कहते हैं, पसीने को कहते हैं स्वेट। मॉइस्चर बीट्स डैम्पनेस, ट्रांसपायरेशन। उसके बाद क्या? नेटविट, अ स्टूपिड पर्सन, या इतने अहमक लोग, ठीक है। फूल, सिंपलटन, डिमविट, ब्लॉकहेड, डंस। निनी किसको कहते हैं? अ फूलिश एंड वीक पर्सन, फूल, सिंपलटन, इडियट, हाफ विट, निटविट। गॉर्नेस किसको कहते हैं? नैनी, ठीक है। गॉर्नेस किसको कहते हैं? नैनी। नैनी भी उसी का सिनोनिम है, ट्यूटर, एजुकेटेड, केयर टेकर और मेंटर। ट्रेम्बलिंग, कांपती हुई आवाज़ को कहते हैं शेकिंग, क्वीवरिंग, ट्रिमर्स, क्वेकिंग, वाइब्रेटिंग। अपोलोजाइज्ड, माजरत की, कन्फेस, एतराफ़ किया, रिग्रेटेड, पछताया, सॉरी, अटर्न, मेड अमेंड्स, रिपेंटेड। timidly, delicately, slightly, fearfully, cautiously, hesitatingly और bashfully, meekly। इसी तरह gazed है, glare, see, looked, starred, watched, beheld, contemplated। उसके बाद क्वेश्चन है, तो इसके क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। प्री रीडिंग क्वेश्चन क्या है? रिकॉल द थीम ऑफ एनी शॉर्ट स्टोरी यू हैव रेड अर्लियर, ठीक है। किसी भी शॉर्ट स्टोरी को क्या करना है, आपने बताना है जो पढ़ी थी। ये मैंने कोई ऐसे ही लिख दी है, आप अपने मुताबिक लिख सकते हैं। द लॉटरी बाय द शिर्ले जैक्सन इज अ chilling short story that explores the dangers of blindly following tradition, ठीक है। ये ट्रेडिशन के बारे में बताती है। इट शोज हाउ सोसाइटल नॉर्म्स, ये बताती है कि जो हमारे माशरे में जो नॉर्म्स पाए जाते हैं यहाँ पे, इवन इफ दे सीम हार्मलेस, अगरचे वो ऐसा लगता है कि वो नुकसान नहीं दे रहे, कैन लीड टू हॉरिफाइंग कॉन्सिक्वेंसेज व्हेन पीपल फेल टू क्वेश्चन देम, ठीक है। तो वो कहता है अगर उनके बारे में उंगली खड़ी ना की जाए तो वो क्या हो जाता है, वो बहुत आगे तक चले जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल, इसमें मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आप स्मोकिंग को देख लें, सिगरेट, ठीक है। आप अगर ये कह देते हैं कि स्मोकिंग कोई बड़ी बात नहीं है, ये पीना कोई बुरी बात नहीं है, तो आप देख लें स्मोकिंग सिर्फ स्टार्ट है। इसके जो नतायज हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये कितना आगे तक जा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यू कैन इग्नोर द रियलिटी बट यू कैन नेवर इग्नोर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इग्नोरिंग रियलिटी। आप रियलिटी को तो इग्नोर कर सकते हैं, हकीकत को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हकीकत को इग्नोर करने के जो फिर आपको नतायज भुगतने पड़ेंगे, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकेंगे, ठीक है। सिगरेट एक छोटी सी चीज़ है, ठीक है। आगे देखें, सर्च एनी टू फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर्स आर एडगर एलन पो एंड एलिस मनरो, ठीक है। ये नाम है। पो इज नोन फॉर हिज डार्क एंड मैकेब्रे डेथ टेल्स। मैकेब्रे किसको कहते हैं? डेथ टेल, जो घूस्ट वगैरह, जो हॉरिफिक चीज़ें होती हैं, ठीक है, टेरर मूवीज जैसे होती हैं, उसी तरह की ये राइटिंग्स लिखता है। आफ्टन एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ डेथ, ठीक है, वो मौत के बारे में बताता है उसमें। मैडनेस, पागलपन के, एंड द सुपर नेचुरल, या फिर सुपर नेचुरल का मतलब होता है जो इंसानों से ज़्यादा ताकत रखता हो, ये जादू वगैरह थोड़ी बहुत ये चीज़ें। मनरो ऑन द अदर हैंड, और फिर जो एलिस मनरो है दूसरे हाथ पर, फोकसेस ऑन द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ठीक है, वो इंसान के ताल्लुकात के बारे में बताता है। एंड सटलिटीज ऑफ एवरीडे लाइफ, और कितना तलखियाँ इस दुनिया में पाई जाती हैं, वो उनके बारे में बताता है। While reading question है, ask the student to locate the specific information such as names, dates and number mentioned in the story। अब names क्या क्या है? ये names हैं, ठीक है। यूलिया का नाम है, कोलिया का नाम है, वेनिया का नाम है, ठीक है। डेट्स कौन सी हैं? 2 months and 5 days, ये डेट्स हुई हैं। और नंबर्स ये सारे हुए हैं, ये आप देख लीजिएगा। मेरे ख्याल में इसको अगर मैं पढ़ूंगा तो ये आगे चली जाएगी, वीडियो लेंथी हो जाती है, ठीक है। आप इसको रोक के देख सकते हैं 2 सेकंड, अगर रोकना हो तो। स्किम द टेक्स्ट फॉर फाइंडिंग मेन आइडिया, ठीक है। मेन आइडिया, द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी इज टू
expose the exploitation and unfair treatment of the governess by her employer, कि मालिक जो होता है वो एक अपने नौकरानी के साथ कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, द एम्प्लॉयर यूजेस द सीरीज ऑफ कैलकुलेटेड डिडक्शंस टू चीट द गवर्नेंस आउट ऑफ हर राइटफुल अर्निंग्स। तो वो क्या करता है, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए पैसे काट रहा है कि उसके पैसे किसी तरह काट सके वो, वाइल ही प्रिटेंड्स टू बी फेयर एंड इवन ऑफर टू पे हर मोर। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करता है, तो उसे कहता है कि नहीं मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं एक खरा बंदा हूँ। द एक्शंस रिवील अ सेल्फिश एंड मैनिपुलेटिव कैरेक्टर। ठीक है, इसका मतलब वो बताता है कि वो एक सेल्फिश और मैनिपुलेटिव का मतलब होता है किसी को अपनी मर्जी के मुताबिक यूज़ करना। ठीक है, कर रहा है। तो ये बताना ये चाह रहा है कि जब आपके साथ कुछ छोटी सी नेकी कर लेते हैं तो फिर उसके बाद वो उससे बड़ा धोखा भी आपके साथ कर देता है। इस क्वेश्चन का जो मतलब है स्टेटमेंट का, द स्टोरी हाईलाइट्स द पावर डायनेमिक्स एंड क्लास डिफरेंसेस ऑफ द टाइम, कि हमेशा हर दौर में क्लास डिफरेंस रहता है, अमीर गरीब ये दूसरे एक दूसरे को पसंद नहीं करते, where the employer holds all the power and uses it to take advantage of the governess। और वो क्या करता है कि उस पे काबू पा लेता है और उसके पैसे काटने की और उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन है, एक ही है, हु अपोलोजाइज फॉर हैविंग प्लेड अ ट्रिक। द एम्प्लॉयर अपोलोजाइज फॉर प्लेइंग अ ट्रिक ऑन द गवर्नेंस। ठीक है, उसने माजरत की थी कि उसने कहा मैं ऐसे ही तुम्हारे पैसे काट रहा था, सिर्फ मैं ऐसे चीट करने की कोशिश कर रहा था। ही सेड आई वॉज प्लेइंग अ ट्रिक ऑन यू अ डर्टी एंड। ठीक है, उधर भी आप देखें तो उसने ये पूरी बात नहीं की हुई, डॉटेड है। ही डजंट फिनिश द सेंटेंस, और वो कंप्लीट नहीं करता, बट इट्स क्लियर दैट ही एक्नॉलेजिंग हिज अनफेयर बिहेवियर। लेकिन ये क्लियर है कि वो बता रहा है, वो मान जाता है कि ये जो उसका रवैया था ये बिल्कुल अनफेयर था। एक्सरसाइज क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नेंस हाउ मच शुड शी पेड फॉर पर मंथ। उसने कितने, अकॉर्डिंग टू द गवर्नेंस शी शुड बी पेड 40 रूबल्स। ठीक है, और उसने क्या कहा था, मालिक ने, उसने कहा था नहीं 30 पे बात हुई थी। नेम 3 रीजंस व्हाई द एम्प्लॉयर सबट्रैक्ट मनी फॉर द गवर्नेंस एंड सैलरी। ठीक है, उसने वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, हमने जो 3 लिखनी है वो क्या है, एम्प्लॉयर सबट्रैक्ट मनी फॉर संडेज ऑफ। ठीक है, उसके बाद हॉलीडेज। ठीक है, ही डिडक्ट्स मनी फॉर द डेज वन। और तीसरी मैंने इसमें नहीं लिखी, या तीसरी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो जो कप और सासर की बात करता है, तुमने काट दिए थे, या फिर वो कहता है कि एक दिन तुम नहीं थी और बच्चा दरख्त पे चढ़ गया, उसका कोट फट गया, कोई भी आप 3 ऐड कर सकते हैं। How does the governess behave as the employer goes over their accounts? The governess appears nervous and submissive। जाहिर सी बात है, वो बेचारी क्या होती है, ज़हनी तौर पे थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आती है और चुपी रहती है। शी ब्लशेज, और उसके चेहरा बेचारी का सुर्ख होने लगता है। पिक्स एट हर ड्रेस, और फिर वो अपने सूट की तरफ देखने लगती है। ठीक है, जैसे खाम ख्याली में या कुछ डीप थिंकिंग करते हुए या गुस्से में आप देखें, हमेशा या तो मुट्ठी बंद करते हैं या कोई इस तरह की हरकत करता है इंसान, तो वो बेचारी भी क्या करती है, अपने कमीज़ की दामन पकड़ लेती है। एंड डजंट स्पीक मच, और ज़्यादा नहीं बोलती। शी सीम्स अफ्रेड टू चैलेंज द एम्प्लॉयर्स कैलकुलेशंस। ठीक है, और वो डर रही होती है कि अगर वो एम्प्लॉयर्स की चैलेंज उसको, वो कहेगी कि तुम गलत कर रहे हो, तो पता नहीं वो फिर वो कैसे पेश आएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर गरीबों पे केस बना दिए जाते हैं। ठीक है, हाउ मच मनी डज द एम्प्लॉयर पे टू द गवर्नेंस इन द रियलिटी। द एम्प्लॉयर पेज द गवर्नेंस 11 रूबल। ठीक है, जब वो हिसाब किताब की बात कर रहा तो उसके बाद 80 की बात करता है, अदरवाइज वो उसको 60 पे करता है। Why does the employer trick the governess? ठीक है, the employer tricks the governess because he wants to keep more of her money for himself। वो उसके पैसे काटना चाहता है। He is being deliberately unfair, और वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, and taking advantage of her, वो इस चीज़ का एडवांटेज ले रहा है। अमीरों की मजाक भी क्या होती है, गरीबों को रुला के इनको मजाक। In the story, the governess whispers or speaks hesitantly in a trembling voice or says nothing at all. Based on this, what do you infer about character? तो आप उस कैरेक्टर के बारे में क्या कहते हैं, तो देखते हैं। बेस्ड ऑन हर हेजिटेंट स्पीच एंड साइलेंस, उसकी हिचकिचाती हुई जबान और उसकी खामोशी, वी कैन इन्फर, हम ये कह सकते हैं, दैट द गवर्नेंस इज टिमिड सबमिसिव एंड पॉसिबली अफ्रेड। वो बेचारी डरी हुई है, और मुमकिन है कि अफ्रेड ऑफ हर एम्प्लॉयर, वो अपने उससे डरी हुई है, मालिक से। शी डजेंट सीम टू हैव द कॉन्फिडेंस टू स्टैम्प अप फॉर हर सेल्फ, और उसमें इतना ज़्यादा एतमादी पुरएतमादी नहीं है कि वो अपने लिए इस बात पे खड़ी हो सके और उसे कहे कि नहीं ऐसा नहीं है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। व्हाट कैन
You infer about the employer from his furious speech at the end of the story. ठीक है, the employer's furious speech reveals that he is angry and frustrated that he was unable to completely cheat the governess, ठीक है, out of her money, कि वो उसको उसके पैसे नहीं काट सका, गुस्सा था। ही इज़ आल्सो लाइकली फीलिंग गिल्टी ऑफ हिज एक्शन, और फिर वो इस वजह से भी फ्रस्ट्रेट था कि उसने अपने हक के लिए बात नहीं की। बट ही ट्राइज, क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं है, इस वजह से आपको दो चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। कभी वो लगता है कि वो चीट करना चाह रहा था क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं है, और कभी लगता है कि ये बहुत ही बड़े लेवल का इंसान था जो उसको ये इनडायरेक्टली बताना चाह रहा था कि अपने हक के लिए बोलना चाहिए। बट ही ट्राइज टू जस्टिफाई देम बाय क्लेमिंग ही वाज प्लेइंग अ ट्रिक ऑन हर, लेकिन वो उसको कहता है नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रहा था। तो क्वेश्चन के बाद देखते हैं इसके बाद। मिस्टर बीन स्टॉर्म्ड एंड शाउटेड, हिज फेस रेड, हिज हेयर फ्लाइंग, हिज मैनर बर्सक, सरप्राइज्ड। ठीक है, ये कह क्या रहा है, एक सेकेंड। चूज द बेस्ट डेफिनेशन फॉर द फॉलोइंग इटैलिसाइज्ड वर्ड। अच्छा, ये जो इटैलिसाइज्ड वर्ड है इनके मीनिंग आपने बताने हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इटैलिसाइज जो मुझे नज़र आ रहा है कम अज़ कम, वो मेरे ख्याल में ये है, ठीक है। हाँ, यही नज़र आ रहा है मुझे। तो इसमें इसका मतलब क्या है, सरप्राइज्ड है। शेरल स्माइलिंग एंड नोडिंग प्लीजेंटली एक्वेस्ट टू एनी प्लान रादर देन रिफ्यूज। तो यहाँ पे ये जो मैंने किया है ये रिफ्यूज का किया है शायद मुझे, या फिर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये क्या है, रिजेक्टेड किया है मैंने। चूज द बेस्ट आंसर। द राइटर invited Yulia Vasilvina, the governess of his children, to come to his study to settle the account. The governess had 3 days holiday, so the writer took off 12 rubles. The employer tricked the governess because he wanted to help the governess stand up for herself. फिर उसने उसको क्या बताया कि खुद के लिए बात करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई जुल्म कर रहा हो तो और आप चुप रहें। आगे ये एटमॉस्फेयर ऑफ द स्टोरी है, मूड ऑफ द स्टोरी है। जाहिर सी बात है, जैसे कहते हैं जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, माहौल तो इंसान के अंदर होता है। मूड ऑफ द स्टोरी आपको बताता है कि उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं, आबो हवा को कहते हैं। इज इमोशनल टोन ऑफ लिटरेरी वर्क, कि किस लहजे में उसने लिखा है। ठीक है, इट डिटरमाइंस एन इमोशनल मोड ऑफ द रीडर्स वेदर हैप्पी और टेरिफाइंग और डिजास्टर्स। जाहिर सी बात है, आपने ड्रामों में देखा होगा कुछ ऐसे कलमात होते हैं, ड्रामा या मूवी देखते हुए आपको रोना आ जाता है, तो इसी तरह जब लिखा जाता है चीज़ें तो उसके मुताबिक लिखे जाते हैं। तो वो ऐसे अल्फाज लिखे जाते हैं कि बंदे को पढ़ के उसको फील आए। ड्रामे में फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, और लिखते वक्त क्या होता है, देखें फॉर एग्जांपल, शेक्सपियर establishes the tense and fearful atmosphere at the beginning of the play Hamlet by the tense and nervous dialogue। ठीक है, ये हैमलेट उसका नावल है, अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे कैसे वो करता है। एज दे एंटिसिपेट द रीअपेयरेंस ऑफ द घोस्ट, अब घोस्ट का ये पार्ट है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा इसके बारे में। हम आगे हम मूड को डिस्कस कर रहे हैं। द मूड इज द फीलिंग। ठीक है, मूड क्या है, फिर वो क्या है, वो फीलिंग है दैट राइटर ट्राइज टू इवोक इन द रीडर। वो मूड होता है कि जो उसमें वो लाना चाहता है कि वो वैसे ही फील करे। एंग्जाइटी है, कामनेस है, या तो कामनेस है, क्या है, पुरसकून है, एंगर है और जॉय है। इट इज़ मेंटेन्ड थ्रू द सेटिंग, और फिर ये सेटिंग के ज़रिए ही मेंटेन किया जा सकता है। ऐसा नहीं होता कि किसी बंदे को आपने गरीब दिखाना और उसे महल में दिखाएं। ठीक है, तो इसको सेटिंग कहते हैं। टोन और लहजा एंड द चॉइस, ठीक है, थीम और सब्जेक्ट मैटर इन द स्टोरी। और उसके बाद सेटिंग होती है। सेटिंग किसको कहते हैं, फिजिकल लोकेशन को कहती हैं। टोन किस चीज़ को डिटरमिन करता है, द एटीट्यूड, कि किस में कितना एटीट्यूड है। एंड द नरेटर वर्ड्स विद द नेगेटिव और द पॉजिटिव कॉनोटेशन। ठीक है, ये कॉनोटेशन कंटेक्चुअल मीनिंग होता है। अगर कॉनोटेटिव और डेनोटेटिव मीनिंग में आपको मसला होता है तो एक बात याद रखें, कॉनोटेटिव सी से याद रखें। कॉनोटेटिव मीन कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, और डी डेनोटेटिव मीनिंग का मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग, डी फॉर डिक्शनरी। ठीक है, एक डिक्शनरी मीनिंग होता है कॉनोटेटिव और डेनोटेटिव।
तो अगर आपको ये नहीं पता तो मैं एक बार थोड़ा-सा रिवाइज़ कर देता हूँ। कॉनोटेटिव मीनिंग होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं स्नेक, स्नेक किसको कहते हैं? साँप को कहते हैं। अब ये डिक्शनरी मीनिंग है उसका। लेकिन अगर आप किसी दोस्त को कहते हैं वो साँप, इसका क्या मतलब है? ये अब हम कॉनोटेटिव मीनिंग इसका देखेंगे। कॉनोटेशन उसकी क्या होगी कि आप उसको धोखेबाज कह रहे हैं या टॉक्सिक कह रहे हैं, व्हाटएवर यू वांट टू से। ठीक है? ये कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग हो गया। इवोक द पर्टिकुलर फीलिंग, और वो उसमें जज्बात जगाने के लिए सब्जेक्ट मैटर थीम आल्सो क्रिएट सैड और हैप्पी। जाहिर सी बात है, यही चीज़ें होती हैं जिससे आपको पता चलता है। मोस्ट ऑफन द वर्ड्स विच आर यूज टू डिस्क्राइब द इमोशन कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द मूड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, जाहिर सी बात है, आपके अल्फाज ही बताते हैं कि आप किस तरह बात कर रहे हैं। ग्लूमी है, अफसुर्दा है, ह्यूमरस है, मजाहिया है, रिफ्लेक्टिव है, या किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, एडेलिक है, मेलनकॉली अफसुर्दा है, ओमिनस है। ओमिनस उसको कहते हैं कि जो बहुत कुछ जानता हो। मिस्टीरियस है, ठीक है, काम है, लोनली है, एक्साइटिंग है। तो ये सिंपल है। उसके बाद है जेरंड। जेरंड एक ऐसी चीज़ है कि ये इंग्लिश में बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता। सिंपल सी चीज़ है, इसके बारे में ना तो ज़्यादा ज़हन को बोझल किया करें, ठीक है। सिंपल एक चीज़ है, इसके बारे में आप याद रखें कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आप आईएनजी लगाएं, वो एज अ नाउन फंक्शन करे, बस। ये जेरंड, जब वो एज अ नाउन फंक्शन कर रहा है तो वो जेरंड है। अब इसको पढ़ते हैं। अ जेरंड इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट फंक्शंस द सेम एज नाउन। ठीक है, जो वो नाउन के तौर पर वो काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, रनिंग इज अ फन। अच्छा, ये कभी भी आपको अगर इसमें लगता हो कि आपको इशू आ रहा है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो हमेशा हमारे पास सेंटेंस में कितनी चीज़ें होती हैं? सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, और उसके बाद क्या होता है हमारे पास? ऑब्जेक्ट होता है। तो इन्हीं 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया करें सब्जेक्ट को। वर्ब से पहले वाला सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा, आप आइडेंटिफ़ाई कर सकेंगे कि कहाँ से नाउन है। और अगर वर्ब के बाद भी आया हुआ है तो वो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट भी नाउन ही होता है। वर्ब से पहले भी आया हुआ हो तो सब्जेक्ट भी नाउन ही होता है। वो सिर्फ हमने में देखना है कि इस्तेमाल कहाँ हुआ है। तो इसी तरह रनिंग इज अ फन। अब देखें, इज हमारे पास क्या है? वर्ब है ना। अब देखें, रनिंग हमारे पास क्या हो गया? नाउन हो गया। और फन हमारे पास क्या हो गया? ये भी हमारे पास नाउन हो गया। ऐसे ही कह लेते हैं, ठीक है। अब ये जो वर्ब से पहले वाली चीज है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। आईएनजी के साथ आया हुआ है तो ये हमें पता चल गया कि ये क्या है। ये हमारे पास जेरंड है, और क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि आईएनजी फॉर्म जब एज अ नाउन फंक्शन करे उसे जेरंड कहते हैं। अच्छा, उसके बाद टाइप्स ऑफ जेरंड है। टाइप्स ऑफ जेरंड को भी कंफ्यूज नहीं करना आपने। मैंने अभी आपको बताया है कि 3 हिस्सों में जब हम उसको डिवाइड करते हैं, हम ये देखते हैं कि जेरंड है, अगर नाउन है हमारे पास, अगर वो वर्ब के बाद आया है तो वही नाउन ऑब्जेक्ट हो जाता है। अगर वो वर्ब से पहले आया है तो उससे सेंटेंस हम स्टार्ट करें तो वही नाउन सब्जेक्ट होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टाइप्स ऑफ जेरेंड्स देखते हैं, ये वही उसकी टाइप्स हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह आया हो तो उसे ऑब्जेक्ट टाइप कहना है, अगर वो सब्जेक्ट की जगह आया हो तो उसे सब्जेक्ट कहना है। बस इतनी सी बात है, बाकी इसमें कोई बात नहीं है। तो आगे देखते हैं। जेरेंड एज अ सब्जेक्ट, गार्डनिंग इज माई फेवरेट हॉबी। ठीक है, बागवानी जो है मेरा, वो मेरा फेवरेट है। तो देखें, वर्ब से पहले आ गया गार्डनिंग, तो यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट है। ठीक है, बस इतना सा इसमें फलसफा है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गार्डनिंग एज द समर टाइम, एक्चुअली ये उसी की चीज़ की क्या लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। वीडियो लेंथी हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे इसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं। जेरेंड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब वर्ब के बाद ही वो इस्तेमाल हुआ हो तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं, माई नेबर्स एडमायर माई गार्डनिंग। अब देखें, नेबर्स आ गया, एडमायर भी आ गया ना। एडमायर हमारे पास क्या है? वर्ब है। वर्ब के बाद जो चीज़ होती है वो हमारे पास क्या होता है? नाउन होता है। यही गार्डनिंग इधर थी तो ये एज अ सब्जेक्ट थी, यहाँ पे आ गई तो ये क्या बन गई हमारे पास? एज एन ऑब्जेक्ट। बस यही, इस चीज़ को ज़्यादा कंफ्यूज करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। अब जेरंड एज एन ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन, तो इसमें क्या है? इस कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको ये वर्ड प्रीपोजिशन बता रहा है, जब वो प्रीपोजिशन के साथ यूज हुआ है तो ये इसको क्या कहते हैं आप?
जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, अब देखें, आई हैव रिसीव्ड सेवरल अवार्ड्स फॉर माई गार्डनिंग। अब ये फॉर माई गार्डनिंग आ गया तो ये ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो गया। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, खुद को कंफ्यूज नहीं करना है। मैं भी इस वजह से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसको। अगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी जाए तो लोग कंफ्यूज होते हैं। सिंपल नाउन ही है, उसके साथ अगर प्रीपोजिशन आ गया तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, वो ऑब्जेक्ट की जगह आ गया तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह आ गया तो जेरंड एज अ सब्जेक्ट है। ठीक है, सम पीपल कंसीडर माई इंटरेस्ट इन गार्डनिंग एज एन ऑब्सेशन। द जेरंड फ्रेज इज गार्डनिंग एन ऑब्सेशन। ठीक है, तो जेरंड फ्रेज हो गया। जब कोई भी फ्रेज जेरंड से शुरू हो रहा हो तो उसको जेरंड फ्रेज कहते हैं। ठीक है, तो ये इसने इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि हालांकि इधर हम फ्रेज को डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं जेरंड एज सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट किसको कहते हैं? कंप्लीमेंट एक आसान सादा सा लफ्ज़ है, ये आपको वैसे सुनने के लिए बहुत ज़्यादा मिला होगा कि उसने मुझे कंप्लीमेंट दिया। ठीक है, अब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का क्या मतलब होगा? जब कोई भी चीज़ सब्जेक्ट के बारे में बता रही हो उसे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। सिंपल। ठीक है, कोई इसमें बहुत आसान सी चीज़ है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट किसे कहते हैं? जब कोई चीज़ सब्जेक्ट के बारे में बता रही हो इसे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। इसकी मैं आपको एक तो निशानियाँ बताता हूँ। ठीक है, देखिए, माई फेवरेट हॉबी इज़ गार्डनिंग। माई फेवरेट हॉबी इज़ गार्डनिंग। गार्डनिंग हमारे पास जेरंड तो हो गया। एक बात आपने याद रखनी है, माई फेवरेट हॉबी हमारे पास है नाउन, इज़ हमारे पास वर्ब है। गार्डनिंग अब किस चीज़ के बारे में बता रहा है? ये हमें नाउन के बारे में बता रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये नाउन के बारे में बता रहा है? लिंकिंग वर्ब का कंसेप्ट कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एक तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, वो कुछ लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। वो जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो एज अ लिंकिंग वर्ब भी काम करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ही इज सिक। ठीक है, एग्जांपल देखें ज़रा, ही इज सिक, ही इज सिक। अब देखें यहाँ पे इज जो है ये क्या है? ये वर्ब तो है, यहाँ पे सिक क्या है? ये कंप्लीमेंट है। ठीक है, किसका? ही के बारे में बता रहा है। तो इसी तरह एक बात याद रखनी है, इसमें मोस्टली क्या यूज होते हैं? लिंकिंग वर्ब्स यूज होते हैं। लिंकिंग वर्ब मैं आगे आपको डिफाइन करता हूँ मजीद। ठीक है, इस सब्जेक्ट को ज़रा दोबारा समझने की कोशिश करें। माई फेवरेट हॉबी, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है? जो चीज़ हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रही हो। तो यहाँ पे माई फेवरेट हॉबी के बारे में कौन सी चीज़ बता रही है? गार्डनिंग। अगेन, अब इसी ने इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। गार्डनिंग इज डिस्क्राइब्ड एज समथिंग डन। ठीक है, ये इसलिए डिस्क्राइब की कि क्या ये कोई चीज़ की जाती है, नॉट द एक्ट ऑफ डूइंग इट। ये कोई काम एक्शन हो नहीं रहा, सिर्फ बताया गया है कि डिस्क्राइब्ड एज अ समथिंग डन, कि जैसे कोई चीज़ की जाती है। ठीक है, दिस द स्टेटमेंट इज इनवर्स ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस। ये जो है फर्स्ट जो हमने सेंटेंस पढ़ा था उसका क्या है? अपोजिट है। हियर माय फेवरेट हॉबी, ये जो फ्रेज है ये क्या है? सब्जेक्ट है। एंड गार्डनिंग इज इट्स कंप्लीमेंट, क्योंकि उसी के बारे में बता रही है। अब दोबारा अगली बात समझने की कोशिश करें। आई डू माई गार्डनिंग इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब यहाँ पे द फ्रेज गार्डनिंग इन द मॉर्निंग इज सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्यों? क्योंकि ये किसके बारे में बता रही है? सब्जेक्ट के बारे में। तो जो भी चीज़ सब्जेक्ट के बारे में बता रही होगी उसे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। हर केस में नहीं, लेकिन मोस्टली केस में इनके साथ क्या यूज़ होता है? लिंकिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं। लिंकिंग वर्ब्स हमें हमेशा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के साथ जोड़ता है सब्जेक्ट को। इज, एम, आर। इज, एम, आर के बाद वैसे तो कंटिन्यूअस वाली वर्ब आता है ना, लेकिन उसके साथ जब आगे एडजेक्टिव लगा हो या कोई चीज़ वर्ब के अलावा लगी हो तो वो क्या हो गई? हमारा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। जैसे मैंने ही इज सिक वाली आपको एग्जांपल अभी दी है, आपको समझ आई होगी। तो लिंकिंग वर्ब इज आर एम के अलावा बी भी है, सीम भी है, अपेयर भी है, बिकम भी है, फील, लुक। तो आपने लिंकिंग वर्ब को पहले समझना होगा। तो जब भी कंप्लीमेंट आपने देखना है, कंप्लीमेंट के मोस्टली, मैं दोबारा बात दोहरा रहा हूँ, मोस्टली उसके चांसेस यही हैं कि इन्हीं हेल्पिंग वर्ब में से कोई ना कोई वर्ड आया होगा। ऐसा नहीं है कि कोई मेन वर्ब आया हो, तो ये लिंक वर्ब है। तो लिंकिंग वर्ब क्या करते हैं? हमेशा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को मिलाते हैं सब्जेक्ट से। ठीक है, एक ब्रिज का काम करते हैं। अब देखें, अगर मैं कहता हूँ ही इज़ वर्किंग, ठीक है, दोबारा इस सेंटेंस को देखते हैं, ही इज़ वर्किंग, तो वहाँ पे इज़ होगा हेल्पिंग वर्ब।
ठीक है, वो एक्शन के बारे में बता रहा है। लेकिन जब मैंने ही इज़ सिक कहा, सिक क्या है, हमारे पास एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये सिक कॉम्प्लीमेंट हो गया क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट को लिंक कर रहा है एज किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। तो सेम सब्जेक्ट, जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात होगी तो ये माइंड में आपके होना चाहिए। मोस्टली इसमें क्या लगते हैं, मोस्टली इसमें हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। होपफुली ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब देखें आगे है, मेक सेंटेंस ऑफ द जेरेंड्स, स्विमिंग सेंटेंस, swimming and flying as subject, direct object and object of preposition and subject complement। ठीक है, सेम वही जो ऊपर इसने एग्जांपल्स दी हुई है, ये नीचे भी मैंने इसकी एग्जांपल दी हुई है जेरेंड एज कंप्लीमेंट की। मैं बिगेस्ट फियर इज, क्या है बिगेस्ट फियर उसका, स्पीकिंग इन द पब्लिक। वो बिगेस्ट फियर के बारे में क्या बता रहा है, स्पीकिंग इन द पब्लिक। इसी तरह माय फेवरेट पास टाइम इज रीडिंग नावल, रीडिंग नावल किसके बारे में बता रहा है, माय फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, माय फेवरेट पास टाइम। ठीक है, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि इसको अगर हिस्से बखरे करने हो तो वर्ब से पहले वाला सब्जेक्ट होता है और उसके बाद वाला वो कुछ और होता है, तो इसको इस तरह लिंक किया करें। तो यहाँ पे देखें एज आया है, यहाँ पे भी एज आया है, तो ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। तो मोस्टली इसके चांसेस यही होंगे कि आपको हमेशा लिंकिंग वर्ब मिलेंगे। तो ये जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं इधर ही ऊपर, तो सेम उसी ने हमको, हमें उसने क्या किया, उसने फिर एक हमें दो वर्ड दे दिए कि इनको वो डिफरेंट पोजीशन पे यूज़ करना है। अब ज़रा देखते हैं इसको। अब देखें, हमने एज अ सब्जेक्ट यूज़ करना है, स्विमिंग इन द ओशन इज़ माई फेवरेट वे टू एक्सरसाइज। ठीक है, तो सब सब्जेक्ट की जगह आ गया ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया, तो हमारे पास ये जेरेंड एज अ सब्जेक्ट हो गया। और इसी तरह ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कैसे है, देखते हैं ज़रा। आई इंजॉय स्विमिंग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आई इंजॉय है, इंजॉय वर्ब है, वर्ब के बाद आया हुआ है। ठीक है, इन द लेक एंड द वार्म समर डेज। स्विमिंग हमारे पास मेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इन द लेक ये उसी नाउन के बारे में, उसी ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो इधर हमारे पास ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हुआ। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, शी इज गुड एट एवरीथिंग स्पेशली स्विमिंग। ठीक है, तो ये किस चीज के साथ प्रीपोजिशन है, एट एवरीथिंग। ठीक है, एट आ गया लिंक, और फिर उसको सेपरेट थोड़ा सा कर दिया है। तो हमारे, मैंने आपको पहले ऊपर बताया हुआ है कि प्रीपोजिशन हमने देखना है, प्रीपोजिशन से है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। अब आगे हमारे पास क्या बचता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। मैंने आपको पहले बताया था, माय फेवरेट एक्टिविटी इज स्विमिंग। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, लिंकिंग वर्ब, और उसके बाद स्विमिंग आ गया। उसके बाद दूसरा वर्ड क्या है, दूसरा वर्ड है फ्लाइंग। सेम उसी चीज़ के साथ, फ्लाइंग इज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, फ्लाइंग यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट आ गया। यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ही लव्स फ्लाइंग। ठीक है, यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ही ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग टू द मून। सिंपल प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, आप फ्लाइंग टू द मून। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ कंप्लीमेंट, हिज पैशन इज फ्लाइंग। पैशन के बारे में क्या बता रहा है, फ्लाइंग। जब एंड वाली चीज लिंकिंग वर्ब अगली इंफॉर्मेशन को सब्जेक्ट के साथ लिंक कर रहा हो तो इसे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। उसके बाद है जी पंक्चुएट द गिवन लाइंस। तो ये डिड यू नो, क्वेश्चन मार्क आएगा, यू सी आई नेवर मेड अ नोट ऑफ इट। ठीक है, जब वो कहता है कि मैंने आपकी बीवी से भी, वो कहती है मैंने आपकी बीवी से भी पैसे लिए थे। ठीक है, आई नेवर मेड अ नोट ऑफ इट। टेक 3 फ्रॉम 14। ठीक है, ये सिंपल है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हेयर इज़ योर मनी माई डियर, एक्सक्लेमेशन मार्क। उसके बाद है गिव एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग्स। हेंस, एगो के लिए, एगो का मतलब, एगो का एंटोनिम क्या होगा, हेंसफोर्थ या हेयर आफ्टर। सेटल का क्या मतलब होगा, डिसरप्ट और अनसेटल। सेटल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को तरतीब में लाना, और डिसरप्ट या अनसेटल का क्या मतलब होता है, तरतीब उसकी ख़राब करना। नेवर कभी नहीं, ऑलवेज या एवर। शट ओपन अनक्लोज। लिटिल के क्या होंगे, मच और मैनी। स्ट्रांग का क्या होगा, वीक और फ्रेजाइल। उसके बाद हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो फ्रेजल वर्ब पुट डाउन, पुट डाउन का उर्दू में मीनिंग क्या होता है, रखना। ठीक है, आई पुट डाउन माई पेन, मैं अपना कलम रखता हूँ। इसी तरह पुट ऑफ है, पुट ऑफ का क्या मतलब होता है, मुलतवी करना, किसी भी काम को डिले कर देना। ठीक है, आई पुट ऑफ माई एग्ज़ाम। उसके बाद क्या है, पुट आउट। पुट आउट का क्या मतलब होता है, बुझाना।
ठीक है, यूज़ वाटर टू पुट आउट द फायर, आग को बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करो। उसके बाद हमारे पास क्या है, पुट टुगेदर का क्या मतलब होता है, एक साथ जोड़ना। वी पुट टुगेदर दिस प्रोजेक्ट टुगेदर, ठीक है, हम इस प्रोजेक्ट को एक साथ जोड़ते हैं। उसके बाद है पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पहनना। आई पुट ऑन माई कोट, मैं अपना कोट पहनता हूँ। उसके बाद है रन इनटू का क्या मतलब होता है, मुलाकात करना। आई रैन इनटू माई फ्रेंड एट द स्टोर टुडे, कि मैं अपने दोस्त को मुलाकात करने के लिए भागा। तो फ्रेजल वर्ब्स के बाद है, डू यू एग्री विद द सेम थीम ऑफ स्टोरी, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, स्टेट द थीम इन योर ओन वर्ड्स, फिल द गिवन माइंड मैप अकॉर्डिंग टू द स्टोरीज मोड। अब करना क्या है, वो सेम जो आपको दी गई है उसके मुताबिक सेटिंग साउंड करना है। क्रिएट एन अदर स्टोरी ऑन द थीम ऑफ डिग्निटी ऑफ द लेबर, ठीक है, उसी डिग्निटी ऑफ द लेबर पे करनी है, ये मैंने लिखी हुई है, इसको ज़रा पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या है, डू यू एग्री द थीम ऑफ द स्टोरी, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। द थीम ऑफ द स्टोरी इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वल्नरेबल, ठीक है, वल्नरेबल किसको कहते हैं, कमज़ोर को कहते हैं। अब आगे देखिएगा, फिर मैं इसके एंड पे बताता हूँ रीजंस क्या है। द नरेटर इज क्लियरली इन द पोजीशन ऑफ पावर, जाहिर सी बात है आका हमेशा पावर में होता है। ही इज एम्प्लॉयर एंड ही यूजेस हिज अथॉरिटी टू मैनिपुलेट एंड टेक एडवांटेज ऑफ यूलियस वेसेलियनस, ठीक है, क्या करता है, उसको सप्रेस करने की कोशिश करता है, उसकी तनख्वाह छोटी छोटी बात पे काटने की वो कोशिश करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यूलिया वेसलमेन प्रेजेंटेड एज पावरलेस एंड डेस्परेट, ठीक है, पहले उसी चीज़ को जो मैंने आपको कही है इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। गिव रीजंस, स्टेट इन थीम, ये सारी चीज़ें बता के फिर आगे मैंने स्टोरी आपको बतानी है जो हमने खुद से लिखनी है। तो आगे क्या है, Yulia Vesselmina is presented as powerless and desperate. She is a young single woman with the limited option. जाहिर सी बात है बेचारी के पास लिमिटेड ऑप्शन है। अगर उसको लगता होता कि जज अदालतों ये सारे लोग उसके जानने वाले हैं तो ये फिर वो कैसे इसको वो कहती कि मेरे पैसे आप खा रहे हैं, ठीक है, कैसे ना कहती। इधर तो वो बेचारी चुप थी, इससे पता चलता है कि शी वॉज हेल्पलेस। शी नीड्स द मनी, उसको पैसे ज़रूरत है, सो शी इज़ फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द नरेटर्स अनफेयर ट्रीटमेंट। उस बेचारी को पैसे ज़रूरत है, मरता क्या ना करता, ठीक है, वही बात है, उसको पैसे ज़रूरत है, वो बेचारी वो जो कर रहा है वो बस चुप करके खड़ी हुई है। द नरेटर्स एक्शंस आर क्रूअल एंड मैनिपुलेटिव, ठीक है, द नरेटर्स एक्शंस आर, तो ये एक बात याद रखें, हमारे पाकिस्तान का डायलेमा ये है, फॉर एग्जांपल आपके अगर मोबाइल की चोरी होती है तो आप कभी भी जाते हैं ना थाने में एफआईआर लिखवाने के लिए, आप कभी माइंड में ये नहीं रख के जाते कि मेरा मोबाइल वापस आएगा, आप ये रख के जाते हैं कि मैं कंप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये जो नरेटर्स का अनफेयर ट्रीटमेंट है, ठीक है, शी नीड्स द मनी सो शी इज़ फोर्स्ड। होता क्या है, हमें क्या सिखाया जाता है, अब एक बंदे के साथ हमारे साथ कहीं जुल्म हो रहा हो तो हम उसे क्या कहते हैं, ओ बेटा याद नहीं है फलां के साथ कितना जुल्म हुआ था, तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। भाई किसी के साथ अगर जुल्म हुआ है तो उसके साथ भी बुरा हुआ है, और किसी के साथ ज़्यादा जुल्म हुआ है तो किसी दूसरे के साथ थोड़ा जुल्म अब फ़र्ज़ नहीं हो गया, ठीक है? तो वो बेचारी अनफेयर है, वो उसके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहा है और वो बोल भी नहीं पा रही। अगर उसके पास इतनी पावर होती तो क्या होता, वो इसके काम करती और ये इसको चुप करती। जब किसी के पास पावर होती है तो वो बात करता है, ठीक है। तो उसके बाद है द नरेटर्स एक्शन आर क्रूअल एंड मैनिपुलेटिव, जाहिर सी बात है जो बड़े होते हैं ये जो भी काम करते रहे ये ठीक होते हैं। ही यूजेज अ कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ डिडक्शंस टू रिड्यूस हर वेजेस टू पिटन टू अ पिटेंस, पिट्टी कहते हैं किसी भी चीज़ पे तरस आना, तो पिट्टी से निकला पिटेंस, ठीक है, कि वो इस तरह की बातें करता है, इस तरह मैं सर के काट रहा हूँ मैं, ये तुम पॉइंट संडे नहीं आई थी, ठीक है। He even lies about taking money from her to justify further deductions. होता क्या है, ये वही बात जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि या तो मैं फिर आपके कुछ भी नहीं दूंगा पैसे, मजीद डिडक्शन से वो कहती है चलो कुछ तो मिल रहा है, और उस बेचारे के पहले भी एक्सपीरियंसेस ऐसे थे कि उसके बाकी लोगों ने तो उसे दिए ही नहीं, ठीक है। तो ये यही होता है लोगों के साथ, जब उनके साथ इतना जुल्म होता रहे ना तो फिर उनके साथ जब कम जुल्म हो रहा हो उनको फील होता है कि अब ये कोई जुल्म नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ से वी हैव
try our best to come out of that position. That shouldn't be the case. If somebody is showing their brutality with us, showing their brutality to us, and we still are quiet, that shouldn't be the case. So the narrator's anger at Julia Vasilvina Mercy is telling he is angry because she is accepting her exploitation without protest. ठीक है, कि वो उसको मैनिपुलेट कर रहा है, वो उस पे फोर्स कर रहा है कि तुम्हारे पैसे इतने नहीं बनते, इतने बनते हैं, वो चुप है। ठीक है, ही वांट्स हर टू बी एंग्री। ठीक है, वो चाहता है कि ये एंग्री हो, टू फाइट बैक, और ये लड़े, बट शी इज़ टू अफ्रेड एंड डेस्परेट। और वो बेचारी इतना मायूस है, उसने इतना, उसका दिल टूटा है कि वो इस पे बात भी नहीं करना चाह रही। ठीक है, तो कहते हैं ना कि हाथी से हाथी लड़ता है। अब चिमटी से हाथी कैसे लड़ सकता है? और ये चाह रहा है कि उसकी मुलाज़िमा उसके सामने बात करे, कैसे करे? हाथी से चिमटी भला कैसे लड़ सकती है? ठीक है, हाथी हो तो हाथी के साथ तो वो फिर लड़ता है। स्टेट द थीम इन योर ओन वर्ड्स। थीम क्या है? द स्टोरी हाइलाइट्स द पावर ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन द वेल्थी एंड द पुअर एंड हाउ दोज इन पावर कैन एक्सप्लॉइट दोज हु आर वल्नरेबल। ठीक है, कि जो पावर में लोग होते हैं ये किस तरह से वल्नरेबल, मजलूम के साथ वल्नरेबल होता है, जिस पे तरस खाया जा सके, कमज़ोर। ठीक है, उनका कैसे हक खाते हैं और किस तरह उनको मैनिपुलेट करते हैं। द नरेटर्स एक्शन आर अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ हाउ समवन कैन यूज देयर पोजीशन टू टेक एडवांटेज ऑफ अदर, कि कैसे लोगों का फ़ायदा उठाने के लिए लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। अब इसका वेदर साउंड की बात करें, वेदर क्या है? द स्टोरी डजंट गिव अस एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर, इट्स लाइकली टेकिंग प्लेस इनडोर्स इन द नरेटर स्टडी। ठीक है, हमें कोई चीज़ क्लियरली इसके बारे में नहीं बताई गई, तो लिहाजा हम भी इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। द साउंड, साउंड क्या है? द स्टोरी फोकसेस ऑन द साउंड्स ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन द नरेटर्स एंड यूलिया। We hear the narrator's voice, Yulia Vassilyevna, soft whispers, and the sound of her nervous coughing and blowing. ये साउंड्स जो डिस्कस की गई है, ठीक है, वो बेचारी खांस रही होती है। फीलिंग्स क्या है? द स्टोरी इज हैवी विद द टेंशन एंड अ सेंस ऑफ अनईज। जाहिर सी बात है, जब किसी के साथ जुल्म हो रहा हो तो आप उसको कैसे एंजॉय कर सकते हैं? अगर आप एंजॉय उसको करते हैं तो फिर आप एक सैडेस्ट पर्सन है, जिसको इंसानों को तजलील करके, इंसानों को तकलीफ दे के खुशी होती है। We feel Yulia fear and desperation as she tries to defend herself against the narrator's accusation। ठीक है, तो वो बेचारी क्या करती है? डेस्पर, वो डिफेंड ही नहीं कर पा रही। ठीक है, कि उसके पैसे कितने बनते हैं और वो कितने काट रहा है। We also sense the narrator's anger and cruelty as he manipulates her। ठीक है, तो ये क्या, नरेटर क्या करता है फिर? गुस्सा और क्रुएल्टी, ये वही बात है कि कहा जाता है ना कि जिस ज़मीन पे आदम को सज़ा के लिए भेजा गया था, हम इंसान वहाँ पे खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कहना तो बहरहाल ये वही बात है कि इस पूरी स्टोरी का जो मोटिव है वो क्या है? जुल्म बर्बरियत के बड़े लोग किस तरह छोटों का इस्तेहसाल करते हैं। There is a sense of coldness and lack of compassion in the narrator's action। जाहिर सी बात है, वो बेचारी के जो जज्बात हैं वो यख बस्ता हैं, वो ना तो वो उसके साथ लड़ सकती है और ना ही कुछ कर सकती है। पीपल कौन है? उसमें एक नरेटर है जो वेल्दी इंसान है। ठीक है, वीडियो लेंथी हो रही है तो मैं थोड़ा सा इसको आगे निकालने की कोशिश करता हूँ। नरेटर है, उसके बाद बेचारी वो यूलिया है जो उसकी मुलाज़िमा है। उसके बाद नरेटर की वाइफ़ का ज़िक्र हुआ है, वो बिल्कुल वहाँ पे क्लियरली उसको डिस्कस तो नहीं किया गया लेकिन उसका ज़िक्र हुआ है। उसके बाद कोलिया है, ये उसके बच्चे हैं, इनका भी क्लियरली ज़िक्र नहीं किया गया, बस थोड़ा-सा ज़िक्र किया गया है। इसके बाद देखें, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द स्टोरी डजंट गिव अस मच इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल सेटिंग एंड द टाइम पीरियड। ठीक है, ये स्टोरी में हमें नहीं बताया गया। दिस हेल्प्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ यूनिवर्सलिटी। ये एक आम सी बात है, आप देख लें जहाँ भी होगा अमीर गरीब का यही सीन चल रहा होगा। मेकिंग द थीम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड पावर इम्बैलेंस टू रेलिवेंट, imbalance relevant across the time and place। ठीक है, यो इस क्लियर नहीं बताया गया। उसके बाद क्या? स्टोरी डिग्निटी ऑफ द लेबर कीपिंग इन माइंड द वुड हाईलाइट इन माई स्टोरी। सेम यही चीज़ होगी। ठीक है, ये एक बंदे की स्टोरी है जो एक कराची में काम करता है। खैर मैं पढ़ देता हूँ, जिसको लगता हो आगे इसका थीम आगे मैं बता देता हूँ, आगे कर लीजिएगा, क्योंकि फिर कमेंट आते हैं कि सर एक्सप्लेन कर दिया करें। द सन वाज अ फर्नेस इन द स्काई। ठीक है, जो सूरज था ये बड़ी तपिश के साथ क्या कर रहा था?
दहक रहा था, बहुत गर्मी थी। बेकिंग द डस्टी स्ट्रीट ऑफ कराची, ऐसे लग रहा था कि कराची की जो गलियां हैं वो तप रही हैं। आसिफ हिज ब्रो स्लिक विद स्वेट, ठीक है। तो उसको इतना पसीना आ रहा था कि उसने भवें ऊपर किए, पसीना जब आपको आ जाए ताकि आंखों में न जाए। पोस्ट हेज कार्ट, अपनी रेडी को आगे धकेला, लोडेड विद द फ्रेश मैंगोज, जिसपे ताज़े आम लदे हुए थे, थ्रू द क्राउडेड मार्केट, ऐसी मार्केट से जिसमें बहुत ज़्यादा रश था। ही हैड बीन डूइंग दिस सिंस ही वाज अ बॉय, और ये वो अपने लड़कपन से करता रहा है। हेल्पिंग हिज फादर, अपने बाप की मदद करता रहा है। लर्निंग द आर्ट ऑफ द सेलिंग फ्रूट एंड द रिदम ऑफ मार्केट, कि वो ये अपने बाप से सीखता रहा है कि कैसे फ्रूट बेचने हैं और मार्केट कैसे चलती है। सम पीपल लुक डाउन ऑन आसिफ, कॉल्ड हिम अ फ्रूट वाला। तो कुछ लोग उसकी की तरफ जब देखते थे तो उसे क्या कहते थे कि फलों वाला आया। टर्म विस्पर्ड विद अ हिंट ऑफ डिस्डेन, डिस्डेन किसको कहते हैं? नफरत को कहते हैं, हिकारत से कहते हैं, जैसे हम किसी गरीब को गरीब कहें, ठीक है। दे थॉट हिज वर्क वाज बीनीथ देम, और वो ये सोचते थे कि उसका जो काम है वो कमियों वाला है, मतलब उनसे कमतर है। समथिंग फॉर द अनएजुकेटेड द पुअर, ठीक है, समथिंग फॉर द अनएजुकेटेड, और वो ऐसा काम करता है जो पढ़े लिखे लोगों का नहीं है और गरीबों का है। बट आसिफ न्यू बेटर, लेकिन आसिफ को बेहतर पता था। ही न्यू द डिग्निटी ऑफ हिज लेबर, और वो अपनी मेहनत के बारे में जानता था। डिग्निटी का मतलब होता है अजमत। ही न्यू द स्वेट ही शेड ब्रॉट स्वीट, उसे पता था जो पसीना बहाता है उसके लिए वो सब्र का फल मीठा होगा, उस पसीने का फल मीठा होगा। जूसी मैंगोज टू फैमिलीज अक्रॉस द सिटी, और वो इस बात पे मुतमैन था कि ये जो मैं फ्रूट बेचता हूँ ये अच्छे ख़ानदानों तक अच्छी पोजीशन में जाते हैं। ही लव्ड द स्मेल ऑफ राइप फ्रूट, और वो पके हुए फलों की जो खुशबू होती है वो सूंघता था। द वाइब्रेंट कलर ऑफ द मार्केट, और तरह तरह के कलर देखता था, रौनकें देखता था वो मार्केट में। द लाफ्टर एंड द चैटर ऑफ द पीपल, और वो लोगों के कह कह खुशी और उनके बातें करने को देखता था। ही न्यू एवरी कस्टमर देयर प्रेफरेंसेस, उसे सारे ग्राहकों का पता था और उनकी तरजीहात का पता था। देयर स्टोरीज, और उनके मामलात का पता था। ही टुक प्राइड इन हिज वर्क, वो अपने काम में फ़ख्र महसूस करता था। इन बीइंग अ पार्ट ऑफ द लाइफ ब्लड ऑफ द सिटी, क्यों? क्योंकि वो शहर की ज़िंदगी में रच रच बस चुका था। अ हम्बल वेंडर, और वो एक आजिज़ और इनकसार खांचा फ़िरोश जिसे कहते हैं, सब्ज़ी फ़िरोश या फ्रूट फ़िरोश करने वाला था। बट अ वाइटल वन, लेकिन वो एक अहम इंसान था। वाइटल वन, इम्पॉर्टेंट। वन डे अ यंग मैन इन अ क्रिस्प सूट, एक बंदा आया। क्रिस्प सूट कहते हैं कि जिसमें कोई वो भी ना आई हुई हो, बिल्कुल इस्त्री से सीधा हुआ हो, जिस जो मुड़ा हुआ ना हो। हिज फेस पेल, उसका चेहरा जर्द था फ्रॉम द एयर कंडीशनिंग, ठीक है, क्योंकि एसी से जब वो निकला। अप्रोच्ड आसिफ कार्ड, अब जो बंदा एसी से निकल रहा है और वो गर्मी, क्योंकि पहले पहली लाइन में हमें गर्मी बताई गई है, तो वो इतना ज़्यादा गर्मी है तो उसको ऐसा लगता है कि वो जैसे तंदूर में आ गया हो एसी से जब बंदा निकलता है। आसिफ कार्ड, वो आसिफ की रेडी के साथ आया। हाउ मच फॉर दीज मैंगोज, कितना है इनामों की कीमत? ही आस्ट, हिज वॉइस कॉन्डिसेंडिंग, दे लुक अ बिट रफ, और उसकी जो आवाज़ थी ऐसी थी गरजदार के जैसे लोग इधर उधर, मतलब नॉर्मल नहीं थी उसकी, रफ, और बड़ी रफ लैंग्वेज यूज़ कर रहा था। आसिफ लुक्ड एट द मैन, उस आसिफ ने उसकी तरफ देखा। हिज आइज स्टीडी, और उसने उसकी तरफ थोड़ा सा घूरा, मुसलसल आंखों से देखा। दीज आर द बेस्ट मैंगोज इन द मार्केट, और देख के कहा कि ये सबसे मार्केट में सबसे बेहतरीन आम है सर। ही सेड, उसने कहा। हिज वॉइस काम एंड फर्म, और उसकी जो आवाज़ थी पुरसकून थी। दे आर फ्रेश, ये ताज़ा हैं। दे आर स्वीट, ये मीठे हैं। दे आर ग्रोन विद द लव, और ये प्यार से उगाए गए हैं। द मैन लुक्ड सरप्राइज्ड, और वो हक्का बक्का हो गया। देन अ फ्लिकर ऑफ रिस्पेक्ट क्रॉस्ड हिज फेस, ठीक है, फिर उसने थोड़ा सा रिस्पेक्ट की तरफ सोचना शुरू किया। ही बॉट अ फ्यू मैंगोज, अ स्मॉल जेस्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उसने फिर कुछ आम खरीदे और उसे लगा कि ये इंसान समझने वाला है। आसिफ न्यू दैट इवन इन द बसलिंग chaos ऑफ द मार्केट, क्योंकि आसिफ को पता था कि इस अफरा तफरी के दौर में द डिग्निटी ऑफ हिज लेबर शोन थ्रू, उसकी जो वो मेहनत कर रहा है उसकी अजमत कहीं नहीं जाएगी, और वो एक दिन इसको हमेशा इसका फल मिलता रहेगा। ही वॉज फ्रूट वाला, लोग उसे फ्रूट वाला कहते थे, यस, बट ही वॉज आल्सो प्रोवाइडर,
लेकिन वो क्या था, वो प्रोवाइडर था। कहता है कि अगर वो अपना बिजनेस भी कर रहा था, चाहे लोग उसे फ्रूट वाला कहते रहे, लेकिन वो क्वालिटी की चीज़ें देता था, जो कि आजकल लोग क्वालिटी की चीज़ें भी नहीं देते थे। स्टिल ही वाज प्रोवाइडर, कि वो देने वाला था, लेने वालों में से नहीं था। जब अच्छी चीज़ नहीं मिल रही, वो अच्छी चीज़ दे रहा है। तो अ स्टोरी टेलर, अ पार्ट ऑफ द फैब्रिक ऑफ हिज सिटी, ठीक है? और वो अपनी अपने शहर की एक अच्छी ईंट, एक दीवार की एक अच्छी ईंट बन चुका था। क्या मतलब? फैब्रिक कहते हैं धागे को, फैब्रिक ऑफ ए सिटी, कि ऐसा कपड़ा जिससे मिल के पूरा, ऐसे धागे जिससे मिल के पूरा कपड़ा बना हो, मतलब एक वो लाजमी जुज बन चुका था। एंड दैट वाज द डिग्निटी नो वन कुड टेक अवे, और ये उसकी डिग्निटी थी, उसका वकार था, जो उससे कोई नहीं ले सकता था, कि उसके पास जितना भी महंगा जैसा भी बंदा आता था, वो उससे फ्रूट खरीद के जाता था। ठीक है? अब इसकी भी हमने वही चीज़ बतानी है। वेदर की अगर हम बात करते हैं तो स्कॉर्चिंग हॉट है, ठीक है? सनलाइट लाइक ए फर्नेस है, डस्टी एयर है। साउंड की बात करें, एक कैकोफोनी ऑफ द नॉइज़, ज़ाहिर-सी बात है, अगर बाज़ार की बात हो रही है तो उसमें चैटर, हॉकिंग, हॉर्न वगैरह, कॉल्स, क्लैंगिंग ऑफ द कार्ड्स, ठीक है? फीलिंग्स करें आसिफ की, तो प्राइड है, रेज़िलियंस है, कनेक्शन टू हिज़ वर्क है, वो अपने काम में मगन है। अदर कैरेक्टर है तो वो नफ़रत से देखते हैं, डिस्डेन, सरप्राइज़, रिस्पेक्ट। अगर पीपल की बात करें, आसिफ है जो फ्रूट बेच रहा है, कस्टमर है, उसके बाद यंग मैन इन द सूट, उसकी बात होती है। सेटिंग क्या है इसकी? बिजी मार्केट इन कराची, कराची की सेटिंग है। एटमॉस्फेयर क्या है? हसल एंड बसल, वाइब्रेंट कम्युनिटी। हसल एंड बसल का क्या मतलब है? कहते हैं ना कि ये वो दौर है जो हम सुनते थे कि क़यामत में कोई किसी का नहीं होगा, ये सिलसिला तो अभी से अरूज पर है। आजकल भी कोई किसी का नहीं है। तो शहर के हसल-बसल में यही होता है कि वो पंजाबी में भी कहते होते हैं कि अपने डर तो जुड़े हुए ने, अपने डर तो जुड़े हुए ने, पता नहीं, मैं शायद शेर भूल गया, बहरहाल। तो उसका मफ़हूम ये है कि हाँ, अपने डर तो जुड़े हुए ने, एक दूजे नाल शहर दे मकान। आप शहर में देखें कि बस ये हसल और बसल ही होती है। आप गाँव के किसी भी बंदे से किसी का पूछेंगे, वो आपको बता देगा। शहर में अगर आपने 2 साल 10 साल भी गुज़ारे हों तो आपको साथ वाले गली के हमसाये का भी पता नहीं होता। बस वो शहर बड़ा तो हो गया, और शहर बस वो दीवारें खड़ी हो गई, बस एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। ठीक है? कम्युनिटी ओरिएंटेड सोशल कमेंट्री एंड द क्लास एंड लेबर, ठीक है? तो ये हमारे पास मेरे ख्याल में ख़त्म ही हो गया है, ये लास्ट था। जी, तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। होपफुली मैं आपकी किसी हद तक हेल्प कर सका हूँगा। तो आपको लगता हो अगर आपकी हेल्प हुई है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।